Hello everyone, welcome once again to your very own channel Easy and Effortless Economics। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज का लेक्चर कुछ और ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम कुछ ऐसे जनरल टर्म्स की बात करेंगे जो इकोनॉमिक्स पढ़ते वक्त हमारे सामने आते हैं, लेकिन कई दफ़ा हमको उसका मतलब नहीं पता होता या मीनिंग क्लियर नहीं होती है। तो आज उन्हीं टर्म्स को हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे टॉपिक रीड कर रहा है आपको समझ में आ रहा होगा, आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज इकोनॉमिक्स ऑल अबाउट, यानी इकोनॉमिक्स है क्या। तो एक बेसिक डेफिनेशन पहले देखेंगे, उसके बाद वो जनरल टर्म्स क्या हैं उनको हम लोग समझेंगे। तो शुरुआत करते हैं कि वर्ड इकोनॉमिक्स बना किससे है। इकोनॉमिक्स वर्ड जो है ये ओरिजिनेट हुआ है ग्रीक वर्ड से। द वर्ड इकोनॉमिक्स ओरिजिनेट्स फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड ओकोनोमोस। ओकोनोमोस को दो पार्ट में ब्रेक किया गया है। ओकोस का मतलब है होम, नोमोस इज मैनेजमेंट, तो ये हो गया होम मैनेजमेंट। अब क्वेश्चन आ रहा होगा ये होम मैनेजमेंट क्यों, ये तो इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमी की बात करता है, पूरी कंट्री की बात करता है। तो यहाँ पे द वर्ड होम रेफर्स टू द एंटायर इकोनॉमी, तो ये है मैनेजमेंट ऑफ द इकोनॉमी। अब एक डेफिनेशन देख लेते हैं। ये जनरलाइज्ड और सिंपलेस्ट डेफिनेशन है, यानी बेसिक इकोनॉमिक्स जो है वो यही है। बाकी आप कितनी भी डेफिनेशंस पढ़ेंगे वो जरूर अपनी जगह पे अपने लेवल पे उस पर्सपेक्टिव से सही है, लेकिन जो एक बेसिक डेफिनेशन है वो यही है। तो लेट्स हैव अ लुक एट द डेफिनेशन। Economics is the study of how people choose to use their scarce resources in an attempt to satisfy their unlimited wants। यानी यहाँ पे scarce resources की बात की गई है, यानी सीमित संसाधन resources जो है वो limited है और unlimited wants है। तो कैसे उन limited resources में जो unlimited wants है उनको पूरा करना है, उसी के मैनेजमेंट को इकोनॉमिक्स कहा गया है। अब इसको आप अपने पर्सनल लेवल पे भी समझ सकते हैं कि जब आपके पास जैसे रिसोर्सेज कम है, आपको एक मोबाइल फोन लेना है, सपोज आपको एक मोबाइल फोन लेना है लेकिन आपके पास सिर्फ 10,000 रुपए, तो आप चाहेंगे उस 10,000 के अंदर ही ले लें, लेकिन वो आपको जरूरत है इसलिए आप ऐसा करेंगे, लेकिन आपकी इच्छा होगी कि आप महंगे से महंगा मोबाइल फोन रखें। उसी तरह अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी में भी यही है कि जो रिसोर्सेज है वो कम है, तो किस तरीके से उन्हीं रिसोर्सेज को यूज करके जो मैक्सिमम आउटपुट है यानी जो मैक्सिमम रिजल्ट है वो दिया जा सके। तो यही इकोनॉमिक्स है कि कम रिसोर्सेज में बेस्ट रिजल्ट देना, यानी कम रिसोर्सेज को ऐसे यूज करना कि उससे बेस्ट रिजल्ट मिल सके। अब जनरल टर्म्स की बात कर रहे थे, जो एक सबसे पहला इकोनॉमिक्स चैप्टर शुरू होते ही जो आता है कि पॉजिटिव साइंस और नॉर्मेटिव साइंस। इकोनॉमिक्स को पॉजिटिव साइंस और नॉर्मेटिव साइंस बताया जाता है। अब समझते हैं ये पॉजिटिव और नॉर्मेटिव साइंस है क्या। जो पॉजिटिव का कंसेप्ट है इसको दिया था क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने, और जो नॉर्मेटिव का कंसेप्ट है ये न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने दिया था। पॉजिटिव बताता है व्हाट इट इज, ये है क्या। नॉर्मेटिव बताता है व्हाट ऑट टू बी, क्या हो सकता है। इस बात को समझने से पहले एक एग्जाम्पल को यूज करते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ सके। अगर पॉजिटिव की बात करें, सपोज डिमांड में चेंज आया, यानी जो वस्तु की मांग है वो बढ़ गई, एकदम से डिमांड बढ़ गई, तो उसके पीछे एक पॉजिटिव साइंस ये कहेगा कि डिमांड बढ़ने का मतलब है कि या तो लोगों की इनकम बढ़ गई होगी, या तो उस कमोडिटी का प्राइस घट गया होगा। तो ये तो हो गया पॉजिटिव। अब नॉर्मेटिव की अगर बात की जाए, नॉर्मेटिव जो होता है वो क्या होता है कि वो टेस्टेड फैक्ट्स पे डिपेंड करता है। नॉर्मेटिव में ये बताया जाता है कि एग्जाम्पल समझते हैं कि सपोज ये कहा गया है कि अगर चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट हो इकोनॉमी में, तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, गवर्नमेंट ये कर सकती है कि वो ज्यादा टैक्सेस यानी जो टैक्सेस पॉलिसी है या टैक्स की जो पॉलिसी है उसको स्ट्रिक्ट बना दे। तो ऐसा करने से हो सकता है रेवेन्यू ज्यादा प्राप्त हो जाए। तो यही है नॉर्मेटिव और पॉजिटिव में फर्क। पॉजिटिव ने बता दिया कि डिमांड जो है वो घटी या डिमांड बढ़ी, तो उसके पीछे वजह हो सकती है इनकम का बढ़ना या उस वस्तु के प्राइस का घटना। नॉर्मेटिव में ये बताया गया, एक सजेशन दिया जाता है कि ऐसा हो सकता है, यदि रेवेन्यू बढ़ाना है तो ऐसा हो सकता है, यदि वस्तु की मांग बढ़ाना है तो उस वस्तु का मूल्य कम किया जा सकता है। यानी जहां पे कुछ सजेस्टिव हो जाता है वो हो जाता है नॉर्मेटिव। अब पॉजिटिव की एक और बात यह है कि ये ऑब्जेक्टिव होता है और ये जो नॉर्मेटिव है ये सब्जेक्टिव होता है। ये क्या होता है कि जो नॉर्मेटिव है इस पे कोई ये टेस्टेड फैक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन पॉजिटिव में टेस्टेड फैक्ट्स होते हैं जो डिफाइन किए जाते हैं। तो आई होप ये समझ में आया होगा कि पॉजिटिव का मतलब है क्या हो सकता है, व्हाट इट इज, यानी ये है क्या, इसके पीछे वजह क्या है। नॉर्मेटिव बताता है क्या हो सकता है, ऐसा करने के लिए यानी ये चीज प्राप्त करने के लिए ऐसा किया जाए
तो ये हो जाएगा। जैसे गवर्नमेंट को रेवेन्यू बढ़ाना है या रेवेन्यू जनरेट करना है तो टैक्सेस बढ़ा दे या कोई स्ट्रिंजेंट मेजर ले ले, तो ये होता है पॉजिटिव और नॉर्मेटिव में डिफरेंस। अब जो नेक्स्ट टर्म आप देखते हैं वो है मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो। मैक्रो जो है उसमें लिखा है स्टडी ऑफ बिग पिक्चर, तो यहाँ पे बिग पिक्चर का मतलब है एंटायर इकोनॉमी। तो मैक्रो टॉक्स अबाउट द एंटायर इकोनॉमी, द मेजर इश्यूज ऑफ द इकोनॉमी, मेजर इश्यूज लाइक इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, नेशनल इनकम, जितने भी इश्यूज हैं जो इकोनॉमी से रिलेटेड है वो हम मैक्रो में पढ़ते हैं। अब माइक्रो में क्या होता है? माइक्रो में हम पढ़ते हैं स्टडी ऑफ हाउ कंज्यूमर बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज कलेक्टिवली determine the quantity of goods and services demanded and supplied at different prices। ये तो एक जनरलाइज्ड बता दिया, अब हम इसको अपने वर्ड्स में बताते हैं। जब हम एक इकाई, एक यूनिट, एक इंडिविजुअल यूनिट की बात करते हैं, व्यक्तिगत इकाई की बात करते हैं, देन इट इज माइक्रो। जब हम पूरी इकोनॉमी यानी पूर्ण अर्थव्यवस्था की बात करते हैं वो हो जाता है मैक्रो। तो माइक्रो का वर्ड जो माइक्रो वर्ड है वो वर्ड बना माइक्रोस से, ग्रीक वर्ड है, उसका वर्ड है माइक्रोस, उसका मतलब होता है स्मॉल। और जो मैक्रोस है वो वर्ड है, वो मैक्रो बना है मैक्रोस से, उसका मतलब होता है लार्ज। तो अगर हम डिमांड की बात कर रहे हैं तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, एग्रीगेट डिमांड की बात कर रहे हैं तो वो मैक्रो है, सप्लाई की बात कर रहे हैं माइक्रो, एग्रीगेट सप्लाई मैक्रो, प्राइस लेवल माइक्रो, जनरल प्राइस लेवल मैक्रो। ये फर्क है दोनों में कि जब यूनिट्स, इंडिविजुअल यूनिट्स की स्टडी होती है दैट इट इज माइक्रो, when we study the entire economy as a whole वो हो जाता है मैक्रो। अब चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक का मतलब होता है कि एक्टिविटीज कैरिड आउट विद द एम ऑफ मेकिंग मनी, यानी वो सारी एक्टिविटीज जो इसलिए की जा रही हैं, वो सारे कार्य जो इसलिए किए जा रहे हैं कि जिसके रिजल्टेंट आपको पैसा मिलेगा। जैसे आप कहीं जॉब कर रहे हैं, आप वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसके बदले में आपको पैसा मिले। आप किसी एनजीओ में काम कर रहे हैं जहां पे आप बस आपका मन है कि आप उन गरीबों की या उन बुजुर्गों की मदद करें, तो आप वहां जाते हैं काम करने, लेकिन आपका इंटेंशन ये नहीं है कि आपको पैसा मिले, तो वो हो जाता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी एनी एक्टिविटी अंडरटेकन टू सैटिस्फाई वन सोशल और इमोशनल नीड्स, यानी आप अपनी इच्छा से कोई काम कर रहे हैं जिसके लिए आपको पैसा रिवॉर्ड या पैसा एज अ रिवॉर्ड नहीं चाहिए। एग्जाम्पल समझते हैं डॉक्टर का, पहले लेते हैं। एक डॉक्टर अपने पेशेंट को ट्रीट करता है, उसके रिवर्स में या उसके रिवॉर्ड में उसको पेमेंट मिलता है, ये हो गई इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या हुई? अ मदर शोइंग लव एंड कंसर्न और केयरिंग फॉर हर ओन चाइल्ड, यानी कोई माँ जो अपने बच्चे का ख्याल रख रही है, उसके दवा का ख्याल रख रही है, उसका पूरी तरह से देख रेख कर रही है, तो यहाँ पे ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्योंकि यहाँ पे लव, इमोशन, फीलिंग, सेंटिमेंट्स सब इन्वॉल्व है। लेकिन जब डॉक्टर पेशेंट से या कोई भी प्रोफेशन जिसमें आपको पेमेंट होता है वो होता है इकोनॉमिक, जहां पे सिर्फ अफेक्शन, फीलिंग्स, इमोशंस रहते हैं, वो होती है नॉन इकोनॉमिक। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं क्लोज्ड एंड ओपन इकोनॉमी। ये टर्म भी बहुत बार सामने आता है। क्लोज्ड का मतलब होता है कि जहां पे बाहरी यानी और इकोनॉमीज को अलाउ ना किया जाए आपकी कंट्री में एंटर करने को, यानी when the outsiders or the outside economies or the other economies are not allowed for trade relations, यानी बाहरी जो अर्थव्यवस्थाएं हैं उनको आपके देश में परमिशन नहीं होती है कि वो यहाँ पे ट्रेड कर सके, ये हो गया क्लोज्ड इकोनॉमी। इसे ऑटैर्किक इकोनॉमी भी कहा जाता है। ऑटैर्किक का मतलब होता है इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, ठीक है। अब ओपन इकोनॉमी क्या है? ओपन इकोनॉमी में ये है कि when the outside economies are allowed for the trade relations or when an economy that interacts freely with other economies around the world, ये होता है ओपन इकोनॉमी। क्लोज में क्या है? सिर्फ ट्रेडिंग जो होती है वो उस अर्थव्यवस्था में ही होती है, बाहरी देशों को परमिशन नहीं होती है। ओपन में बाहरी जो अर्थव्यवस्थाएं हैं, जो कंट्रीज हैं, उनको अलाउ कर दिया जाता है, वो भी आके ट्रेड कर सकते हैं। अब एक फैक्ट बताते हैं, प्रैक्टिकली स्पीकिंग देयर इज नो क्लोज्ड इकोनॉमी, कोई भी क्लोज्ड इकोनॉमी नहीं है। लेकिन हाँ, ब्राजील, जाने ब्राजील जो कंट्री है उसका जो इंपोर्ट परसेंटेज है वो जीडीपी में बहुत कम होता है, तो वहां से इंपोर्ट ज्यादा नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो क्लोज्ड इकोनॉमी में नहीं आती है। तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग इस तरह की कोई इकोनॉमी है नहीं, लेकिन कंसेप्ट आपको मालूम होना चाहिए। जब कोई देश ट्रांजैक्शन नहीं करेगा किसी अर्थव्यवस्था के साथ तो वो हो जाएगा क्लोज्ड, जब उसको परमिशन मिलेगी बाहरी देशों को ट्रांजैक्शन करने के लिए तो वो हो जाएगा ओपन।
अब एक और कंसेप्ट आता है स्टैटिक और डायनामिक। ये फिजिक्स में बहुत कॉमन है लेकिन इकोनॉमिक्स में भी इसका यूज होता है। स्टैटिक का मतलब होता है जो चीज स्थिर रहे, यानी वो उसमें मूवमेंट हो लेकिन वो एक जगह पे स्टेगनेंसी रहे, रुका रहे। डायनामिक का मतलब होता है कि वो चलता रहे, वो मूवमेंट होता रहे। ये क्वेश्चन ये कहा भी जाता है कि इकोनॉमिक स्टैटिक और डायनामिक इन नेचर। तो इकोनॉमिक्स क्या स्टैटिक है कि डायनामिक है? इसका मतलब ये होता है कि जब वेरिएबल्स एक जगह पे रुक जाती हैं, थोड़ा सा मूव करके एक जगह पे रुक गई, तो वो हो गया स्टैटिक। डायनामिक में क्या होता है? डायनामिक में होता है इट कीप्स ऑन मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी। और स्टैटिक में क्या होता है? ए से बी तक गई, अब बी से वो सी पे नहीं जाता है पॉइंट, यानी मूवमेंट नहीं होता है। ए से बी तक गया, वहीं पे वो रुक गया, फिर सी और डी तक नहीं गई वेरिएबल्स, तो वो स्टैटिक है। डायनामिक का मतलब क्या होता है कि व्हेन वेरिएबल मूव्स फ्रॉम ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी एंड अकॉर्डिंगली। ठीक है, जैसे बताया गया है a static character remains the same throughout the story। स्टोरी का मतलब है वो उस प्रोसेस में रुका ही रहता है, कांस्टेंट रहता है। A dynamic character undergoes a change as a result of learning from conflict। यहाँ पे ये मतलब है कि जो वेरिएबल्स हैं जब वो रुक जाती हैं, एक पॉइंट से हमने बताया पॉइंट ए टू डी 4 पॉइंट्स हैं, जब एक वेरिएबल ए से जाके बी पे रुक गई तो वो हो गया स्टैटिक। जब वही वेरिएबल बी से सी पे गई, सी से डी पे गई, फिर ए पे आई, फिर बी पे गई, तो वो हो जाता है डायनामिक। तो ये कंसेप्ट है स्टैटिक और डायनामिक का। अब जो नेक्स्ट कंसेप्ट आ रहा है वो है स्टॉक और फ्लो का। स्टॉक का मतलब होता है रुका हुआ, यानी ये बताता है कि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, उस वक्त, उस समय। फ्लो क्या बताता है? ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, उस पूरे समय में। तो स्टॉक इज अ क्वांटिटी मेजर्ड एज अ पॉइंट इन टाइम। जैसे बताया गया है कि यूएस कैपिटल मार्केट वाज $26 ट्रिलियन ऑन जनवरी 1st 2006, यानी उस पर्टिकुलर डेट पे, उस तारीख पे, उस दिन पे क्या स्थिति थी, वो जो बताया जाता है, एक पॉइंट ऑफ टाइम की बात की जाती है, वो हो जाता है स्टॉक। फ्लो क्या होता है? विच इज मेजर्ड पर यूनिट ऑफ टाइम, यानी ड्यूरिंग दैट पीरियड, पूरा थ्रू आउट जब बताया जाए कि 2006 में क्या स्थिति थी, तो वो हो जाएगा फ्लो कॉन्सेप्ट। जब कोई चीज कही जाए एज ऑन दैट डेट, जैसे बैलेंस शीट हम लोग बनाते हैं, उसमें लिखा होता है कि बैलेंस शीट एज ऑन सच एंड सच डेट, तो वो आपको समझ में आएगा कि वो है स्टॉक कंसेप्ट है। और फ्लो क्या होगा? बैलेंस शीट फ्रॉम 31st मार्च, या कह सकते हो 1st अप्रैल टू 31st मार्च। जब अकाउंट हम बनाएंगे फ्रॉम वन डेट टू अनदर, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम जब बताया जाएगा, वो हो जाएगा फ्लो कंसेप्ट। और जब एक पर्टिकुलर डेट पे एज ऑन सच एंड सच डेट, जो तारीख उस पर्टिकुलर डेट पे बताई जाएगी, वो हो जाएगा हमारा स्टॉक कंसेप्ट। अब नेक्स्ट देखते हैं अब क्या बताया गया है। नेक्स्ट है इंडक्टिव और डिडक्टिव। ये दो मेथड्स हैं। सबसे पहली चीज जो आपको समझना है डिडक्टिव में, इट मूव्स फ्रॉम जनरल टू पर्टिकुलर। यानी क्या होता है डिडक्टिव में? ये होता है कि हम कई सारे फैक्टर्स लेके, कई सारे वेरिएबल्स लेके उससे एक रिजल्ट ड्रॉ करते हैं। डिडक्टिव में क्या होता है? कई सारे वेरिएबल्स लेके हम एक रिजल्ट ड्रॉ करते हैं, यानी इट मूव्स फ्रॉम जनरल टू पर्टिकुलर और जनरल टू स्पेसिफिक। और इंडक्टिव में क्या होता है? इट मूव्स फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल, यानी ये, या स्पेसिफिक कह सकते हो, पर्टिकुलर कह सकते हैं। इंडक्टिव जो है वो इट मूव्स फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल, यानी एक फैक्टर को लेकर, यानी एक तत्व को लेकर हम उसके कई सारे निष्कर्ष, यानी कई सारे कंक्लूजन्स ड्रॉ करते हैं, वो हो जाता है इंडक्टिव। डिडक्टिव में क्या होता है? डिडक्टिव में हम कई सारे फैक्टर्स लेके, सपोज ए बी सी डी, उसको लेके हम एक कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं, वो हो जाता है डिडक्टिव। ये बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए। डिडक्टिव में हमने बताया कई सारे फैक्टर्स लेके सिंगल कंक्लूजन। इंडक्टिव में क्या करते हैं? एक फैक्टर को लेके उसके नंबर ऑफ कंक्लूजन। इंडक्टिव में हम ऑब्जर्वेशन यूज करते हैं, फिर उससे जनरलाइजेशन होता है, उसको ही हम जनरलाइज करते हैं, यानी उसी ऑब्जर्वेशन को लेके, और डिडक्टिव में एक्सपेरिमेंट करके फिर उससे प्रेडिक्शंस होते हैं। तो सिंप्लीफाइड वर्ड्स में, यानी सिंपल फॉर्म में समझा जाए तो डिडक्टिव में कई सारे फैक्टर्स लेके, यानी कई सारे तत्व लेके ए बी सी डी, उससे हम एक कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। सपोज ई, ये कंक्लूजन हमने ड्रॉ कर लिया। इंडक्टिव में क्या होता है? एक फैक्टर, यानी फैक्टर ए को लिया हमने सिर्फ, उसके साथ हमने बी सी डी ई 4 जो है कंक्लूजन ड्रॉ कर लिए। ये है इंडक्टिव और डिडक्टिव। यही वो टॉपिक्स हैं, यही वो टर्म्स हैं जो आप जब पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स तो आपके सामने आएंगे। ये
बहुत लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे नहीं आते हैं, माइक्रो और मैक्रो का क्वेश्चन जरूर आता है लॉन्ग में, लेकिन बाकी सारी टर्म्स हैं जो इजीली मतलब या शॉर्ट फॉर्म में ही आपके सामने आते हैं, तो आपको इनका मतलब पूरी तरह से पता होना चाहिए कि ये है क्या चीज। तो उम्मीद है आज जो आपने सीखा है वो आपको समझ में आया होगा, और इसके अलावा भी कोई और टर्म्स हैं जो आप पढ़ते हैं कहीं आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, उसका मतलब हम आपको बता देंगे वहीं पर कि वो एक्चुअली है क्या। तो अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ गया, आपको वर्ड समझ में आ गए, तो आपके लिए इस सब्जेक्ट को समझना और भी आसान हो जाएगा। तो बस यही कोशिश है कि आपको इसी तरह आसान तरीकों से इकोनॉमिक्स बताते रहें ताकि आपको और अच्छी तरीके से समझ में आए। तो अगर आज का लेक्चर अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो जरूर इसको शेयर और लाइक करिए, और अपने कमेंट्स देना मत भूलिएगा, क्योंकि एज आई ऑलरेडी told you, yeah, as I always say, it is a source of motivation and strength for me that inspires me every day कि आप लोग उस काम को appreciate कर रहे हैं और आप पसंद कर रहे हैं। Thank you everyone, stay safe and stay tuned.